गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे जिनमें से एक टॉपिक रिपीटेड सा थोड़ा नजर आ रहा है। वो है मेनिंगो एंसेफेलाइटिस के बारे में जो थोड़ा बात करें। हालांकि दोबारा से न्यूज़ में है, क्या है ये। एक एक्चुअली बड़ा ही अजीब सा डिसीज है जिसमें एक अमीबा होता है जो धीरे धीरे ब्रेन को कंज्यूम करने लगता है। और इंडिया में इस तरह के 2-3 केस आए हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अर्बन फ्लडिंग, मॉनसून शुरू हो चुका है तो ऑब्वियसली अभी इंडिया में इस तरह के इंसिडेंसेस देखने को मिलेंगे जब अलग अलग सिटीज़ में फ्लड के चांसेस बनते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे मॉनसून वो यूनिफॉर्म नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा आती है, कभी कभी बहुत कम आती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अर्बन फ्लडिंग के बारे में बात कर सकते हैं। यह टॉपिक आप यूजली नेचुरल डिजास्टर यानी कि जो हमारे जीएस पेपर 3 में होता है वहां से इसको हम लोग कवर करते हैं। अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में कई बार यहाँ से सवाल आते हैं। शोक रिवर के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम यूपीएससी को काफी पसंद है टॉपिक। और हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है, 2 से 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं। डैम्स, इस बार जैसे डैम्स को लेके क्वेश्चन आया, फॉल को लेके क्वेश्चन आया और रिवर को लेके क्वेश्चन आया। इस बार भी 3-4 क्वेश्चन ड्रेनेज सिस्टम से आए हैं, हर बार आते हैं। उसके अलावा एजुकेशन को लेके आज हम 2 आर्टिकल करने वाले हैं। एक टेक्स्ट सेक्शन में है और एक आता है आपका हायर एजुकेशन जो कि एडिटोरियल से कवर करते हैं। जिस तरह से एनटीए का इशू हुआ है, नीट वाला इशू हुआ है, यूजीसी नेट वाला इशू हुआ है, इवन जो यूजीसी पीजी वाला जो कोर्स है वो भी पोस्टपोन हो चुका है टेस्ट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं कि भाई एजुकेशन ना पहले इंडिया में जो है वो स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, बाद में उसको यूनियन लिस्ट में डाला गया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और इन सब के साथ जो है थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करना चाहते हैं, या फिर इस बार आपका स्कोर ठीक ठाक बन रहा है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो मेंस के लिए जो कि आंसर राइटिंग पे बेस्ड है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन करके कॉल करके या ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। और एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। बेसिकली ये टॉपिक मैंने वहाँ इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि रिपीटेड सा टॉपिक है, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना, 1 जुलाई यानी कि आज से इंडिया में एक नया लॉ, 3 बेसिकली नए लॉ जो है वो लागू होने वाले हैं। पहले हम लोग कहते थे ना कि किसी के ऊपर 302 की धारा लगा दी, आपने किसी का मर्डर कर दिया तो 302 लग जाएगा। तो ये 302 क्या होता है? ये बेसिकली जो हमारा आईपीसी होता है, ठीक है, जो पीनल कोड होता है और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स होते हैं उनकी धाराएं होती हैं, सेक्शंस होते हैं। किसी पे 302 लगेगा, कि 304 लगेगा, वो सब चलता है ना। तो ये चेंज होने वाला है क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के जमाने से चला आ रहा था। इंडिया में जो हमारा इंडियन पीनल कोड है वो 1860s में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। तब से लेके अभी तक वो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये होने वाला है चेंज क्योंकि गवर्नमेंट ने 3 नए कानूनों को पास किया था, ठीक है, इस इलेक्शन से पहले। लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो गए थे और अभी फाइनली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा आज से, ठीक है। तो न्यू भारतीय न्याय संहिता, न्यू, अब मैं दिखा देता हूँ 303 लोग कौन कौन से अलग से दिखा देता हूँ। आईपीसी को रिप्लेस किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता के द्वारा। सीआरपीसी को किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और एविडेंस एक्ट को किया जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल, मतलब भारतीय साक्ष्य एक्ट हो गया अब तो ये, ठीक है। इनके द्वारा इसको, खासकर हम लोग यहाँ पे आईपीसी की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। तो ये हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब इसके अंदर कुछ कुछ डेफिनेटली चेंजेस तो होंगे ही, बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे। कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने अभी से प्रपोजल भी दिया है, जैसे ट्रांसजेंडर और मेन। देखिए सिर्फ लेडीज का ही सेक्सुअल अब्यूज नहीं होता है, मैन का, ट्रांसजेंडर का भी होता है। अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई कानून इसके रिगार्डिंग था नहीं, लेकिन अभी ये भी इंक्लूड किया जाएगा। अभी इसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होने वाले हैं। उसके अलावा अ, पहले जो कॉग्निजेंस ऑफेंस होते थे वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में होते थे, वो अभी 174 में होंगे। ये कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये आज से लागू होंगे तो सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा। 1 जुलाई से पहले जो केस आईपीसी और सीआरपीसी के हिसाब से चल रहे हैं वो अभी भी उसी हिसाब से चलेंगे क्योंकि अभी भी के बहुत सारे केस यहाँ पे पेंडिंग है। लेकिन यस, जो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे जो जबरदस्त चीज मुझे लगी, जो सबसे इंटरेस्टिंग भी है और बढ़िया भी है, वो है कि अभी
एफआईआर को आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हो। पहले तो थाने में ही जाना पड़ता था। बहुत बार लोग तो थाने के डर से थाने में जाते ही नहीं थे एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए। कितने सारे केस ऐसे देखने को मिलते हैं यूपी में, तमिलनाडु में, कि कोई किसी के साथ, बेचारे के साथ परेशानी हुई, वो एफआईआर करवाने गया और उसी को मारपीट कर दिया गया। इवन हमारे देश में तो इतने गंदे केस होते हैं बहुत बार, कि एक औरत का लड़की का रेप हुआ, वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई, एफआईआर, और थाने वालों ने ही उसका भी रेप कर दिया। ऐसे ऐसे भी हमारे यहाँ पे केस हुए हैं। अब क्या है ना, एफआईआर आप करवा सकते हो ऑनलाइन भी अंडर सीसीटीएनएस, जो कि काम करता है एनसीआरबी के अंडर में। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज मुझे लगी, ईएफआईआर के नाम से इसको किया जाएगा। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है जीरो एफआईआर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं वैसे। अभी जीरो एफआईआर ना मैंडेटरी कर दिया जाएगा। देखिए क्या होता है, निर्भया वाले केस में भी ऐसा हुआ, बहुत सारे केस में ऐसा होता है, फिल्मों में आपने देखा होगा। जब कोई आदमी थाने में एफआईआर लिखवाने जाता है, पुलिस थाने में, तो थाने क्या कहती है, ये मेरा केस नहीं है, ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये मेरे एरिया का केस नहीं है, आप उसी एरिया में जाके दर्ज कराइए जहाँ पे ये केस हुआ है, क्राइम हुआ है ना। और बहुत बार ये परेशानी उठानी पड़ती है। अब आदमी किसी के साथ चंडीगढ़ में अगर कोई क्राइम हुआ है बेचारे के साथ, तो क्या वो भोपाल में जाके नहीं करवा सकता क्या? क्योंकि वो भोपाल से बिलोंग करता है, वहां पे लोगों को जानता है। वो चंडीगढ़ में किसी को जानता नहीं, तो यहाँ पे एफआईआर करवाएगा तो और परेशान करेगी उसको पुलिस। तो एक जीरो एफआईआर होती है। जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है कि क्राइम जहां भी हुआ हो, डजेंट मैटर, आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर करवा सकते हो। वहां से वो एफआईआर उस एरिया में ट्रांसफर कर दी जाएगी जहां पे क्राइम हुआ था। तभी जीरो एफआईआर वाला केस भी जो है वो एक तरह से मैंडेटरी हो जाएगा। उसके अलावा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, कि एविडेंस के साथ छेड़खानी कर देती है। जैसे अभी पुणे में केस हुआ, वो कार, जो पोर्शे गाड़ी थी, वो सब केस हुआ। तो कई बार पुलिस ना मिली भगत करके एविडेंस के साथ छेड़खानी कर देती है, और वो जो क्रिमिनल होता है वो छूट जाता है। लेकिन अब क्या आ रहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, यानी कि किसी एरिया को सर्च किया जाएगा, उसको सीज किया जाएगा, तो उसका पूरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब जरूरी हो गए हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और इवन गवर्नमेंट तो यहाँ तक कह रही है कि हम लोग एक ऐप बनाएंगे जिसमें एविडेंस तुरंत के तुरंत अपलोड हो जाएंगे, तो यानी कि फ्यूचर में भी उसके साथ छेड़खानी करने का कोई चांस नहीं रहेगा। हालांकि वो स्टेट, क्योंकि पुलिस एक स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ये स्टेट्स की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वैसी ऐप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। जैसे दिल्ली सब पुलिस ने ऑलरेडी एक ऐसी ऐप बना भी ली है। अभी वो डिपेंड करता है, राइट, टाइम टू टाइम के हिसाब से। लेकिन हाँ, ये ऐप के ऊपर जो डेटा आएगा, इसकी सिक्योरिटी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे रहने वाला है। तो जीरो एफआईआर वाला केस होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया रहेगा। उसके अलावा जजमेंट इन द क्रिमिनल केसेस हैज टू बिकम विद इन 45 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल। ये भी बड़ी अच्छी बात है। यानी कैसे पेंडेंसी केसेस कम हो जाएंगी, केसेस की सुनवाई जल्दी होगी और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। मॉब लिंचिंग को लेके, गैंग रेप को लेके, और मैरिज का प्रॉमिस करके, झूठ मूठ का प्रॉमिस करके फिजिकल रिलेशन बनाना, ये बड़े सीरियस क्राइम के अंदर अभी जो है आ गए हैं। उसके अलावा जो अगर रेप विक्टिम की जो स्टेटमेंट्स ली जाती हैं, अब वो पुलिस ऑफिसर, वुमेन ऑफिसर के सामने ही होंगी, या फिर उसके साथ उसके गार्जियंस भी होंगे, रिलेटिव्स होंगे। ये बहुत जरूरी कर दिया गया है। डेथ सेंटेंस होता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता गैंग रेप। अगर माइनर का गैंग रेप होता तो उस केस में डेथ सेंटेंस जो है वो, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पे बनाया गया है। सेडिशन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा हमेशा से रहा है हमारे यहाँ पे। तो इस नए बिल के अंदर भी सेडिशन को रिप्लेस नहीं किया गया है, सेडिशन का नाम चेंज कर दिया है बस, वो सिसेशन के नाम से रख दिया गया है। सेडिशन अभी भी है बेसिकली, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इस नए बिल में चेंज होंगी। हालांकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही हैं, बहुत सारे लॉयर्स भी, जजेस भी इसको अपोज कर ही रहे हैं। तो 16,000 पुलिस स्टेशंस को इंडिया में ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि 1 जुलाई से भैया आप नए कानून के तहत काम करेंगे। चलिए, इन फियर ऑफ द फ्रीक वेदर, जिस तरह से आप देख रहे हो दिल्ली में भी ऐसा हुआ है। दिल्ली का जो टर्मिनल 1 था एयरपोर्ट का, वो काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका गिर गया। एक आदमी की यहाँ पे अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो गई है। कई जगह गुजरात के में ऐसा देखा गया एयरपोर्ट पे। तो ये सब हो रहा है कहीं। इवन अयोध्या का केस आप देखिए, अभी अभी तो अयोध्या में सड़कें बनी थी, एक दिन बारिश हुई नहीं कि सड़कें जो है वहां पे बैठने लग गई, खराब हो गई। तो अर्बन फ्लडिंग एक बहुत बड़ा और सीरियस मुद्दा हमारे यहाँ पे है। श्रीनगर में आपने कुछ साल पहले फ्लड देखा, बहुत भयंकर।
आपने चेन्नई में बहुत भयंकर फ्लड देखा, मुंबई में आपको फ्लड देखने को मिलता है। तो नैनीताल में जो है लास्ट ईयर बड़ा जबरदस्त फ्लड आया था क्लाउड बस्टिंग की वजह से। तो अर्बन फ्लडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और सीरियस मुद्दा है, और एग्जाम में भी यहाँ से बार बार सवाल आते रहते हैं। तो रीजन फॉर द अर्बन फ्लडिंग तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वैसे आप इन कारणों को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, नेचुरल कॉज और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में। हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक साथ ही इसको डालने की कोशिश की है, बट आप थोड़ा सा इनको बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो सीधी सी बात है कि जब अर्बन फ्लड आता क्यों है, फ्लड इसीलिए आता है क्योंकि वाटर ओवरफ्लो हो गया है और उस वाटर को कहीं निकलने की जगह नहीं मिल रही है। क्योंकि फ्लड तो देखिए अपना रास्ता बनाता है, अगर रास्ता ही आपने ब्लॉक कर दिया तो भाई कहाँ जाएगा वाटर, मजबूरी है उसकी तो, टेंशन ही टेंशन है। ओवरफ्लो और बैरियर मतलब जो हमारे सीवरेज लाइन होती हैं वो ब्लॉक हो चुकी होती हैं। और हमारे यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी वगैरह के अंदर इतना करप्शन है भयंकर, एपैथी है बेसिकली। आइडियली देखा जाए तो मॉनसून से पहले सीवरेज लाइन पूरी तरह से साफ होनी चाहिए ताकि पानी आराम से निकल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत बार फंड्स की कमी की वजह से नहीं होता है, बहुत बार एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम कंपेटेबिलिटी होती है, कई बार सक्षम नहीं होते, कई बार कैपेसिटी नहीं होती, कई बार करप्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो ड्रेन्स हैं हमारी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, वो लॉग आउट हो चुकी हैं बिल्कुल पूरी तरह से। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन बेंगलुरु के केस में आपने देखा, इंक्रोचमेंट कलकत्ता में आपको देखने को मिलती है, कहीं पे लोग कुछ भी बना रहे हैं। ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे अर्बन सिटीज में सबसे लास्ट में प्लानिंग किया जाता है। पहले सड़कें बनेंगी, बिजली की लाइनें बिछेंगी, फिर अरे 4 साल बाद सरकार को याद आएगा अरे यहाँ पे तो सीवरेज लाइन भी बिछानी थी, वो तो हम भूल ही गए। क्योंकि उस समय हमारे पास या तो फंड नहीं थे या फिर हम लोग ने दिमाग ही नहीं लगाया। वो सब चीजें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होती रहती हैं। ड्रेनेज प्लानिंग सबसे लास्ट में हमारे यहाँ पे होती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है इन, और प्लास्टिक वैसे इंडिया में बैन कर दिया गया है कानून के हिसाब से, लेकिन धड़ल्ले से आज भी बिक रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है कहीं भी लोग छोड़ देते हैं, सिविक सेंस नहीं है लोगों को, डस्टबिन में डालते नहीं। और डस्टबिन में डाल भी देते हैं तो म्यूनसिपैलिटी वाले क्या करते हैं, कहीं जाकर उसको डंप कर देते हैं, वो कौन सा उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। नेचुरल जो वाटर बॉडीज थी हमारे यहाँ पे जो, वो तो खत्म ही होती चली जा रही हैं। जो हमारी लेक्स हुआ करती थी पूरी तरह से खत्म हो गई। यस। तो ये कुछ समस्याएं हैं, डिफोरेस्टेशन तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेचुरल कुछ कॉजेज है, जैसे सोइल करेक्टर्स है, जैसे कुछ टाइप की सोइल होती हैं, जैसे क्ले सोइल है, जैसे चेन्नई वगैरह में मिलती है, ये एक लो परमिएबिलिटी है, मतलब ये सोइल वाटर को क्रॉस नहीं करने देती। अगर इस सोइल में वाटर आ जाता है तो वो खड़ा रहता है। ये ऐसी सोइल होती है, लो परमिएबिलिटी होती है, ग्राउंड वाटर में नहीं जा पाता। तो ऑब्वियसली बात है जब ऐसी सोइल होगी तो पानी ऊपर ही रहेगा, नीचे तो जा ही नहीं पाएगा। कोस्टल एरियाज में अगर बात करें, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई में भयंकर साइक्लोन्स आते हैं, स्टॉर्म सर्ज आते हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग आपको देखने को मिलती है। 2017 में साइक्लोन ओक्ची आया था, ठीक है, जिसने तमिलनाडु केरला के अंदर भयंकर फ्लडिंग किया था। क्लाइमेट चेंज तो एक रीजन डेफिनेटली हो ही सकता है। जो कोस्टल सिटीज है हमारे, मुंबई, चेन्नई वगैरह, ये बहुत वल्नरेबल हैं भैया। ओशन लेवल जब बढ़ेगा तो फ्लडिंग तो आएगा ही आएगा। यस, 2019 में जो फ्लड आया था मुंबई में, वो इसका एक रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो। इवन हिली एरियाज की बात करें, जैसे शिमला वगैरह की अगर बात करें, तो यहाँ पे स्लोप बहुत स्टीप है ना। तो जिसकी वजह से हल्का फुल्का भी अगर बारिश होता है तो वो पानी बहुत फास्ट स्पीड के साथ नीचे आता है, क्योंकि फ्लो स्लोप होता है। तो बारिश वारिश जब होती है, हल्की बारिश में भी, भारी बारिश में भी, तो यहाँ पे फ्लडिंग एक नेचुरल फिनोमेना सा बन जाता है। उसके अलावा सीजनल वेरिएबिलिटी है, मानसून का भरोसा नहीं। अब लखनऊ जैसी सिटी में किसी साल बारिश बहुत कम आती है, बिलो एवरेज, किसी साल बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो उसकी वजह से ये सब इश्यूज हम यहाँ पर क्रिएट होते हैं, जो अर्बन फ्लडिंग के रीजंस के तौर पे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ लाइव्स, इंजरीज, सबसे पहला डैमेज तो यही होता है। प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस होता है, ब्रिज, सड़कें, बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं, जिससे इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को, गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता है। होमलेसनेस इससे बढ़ती है, राइट, क्योंकि लोगों को घर से इवैक्यूएट करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप कोस्टल एरिया में देखें, स्टॉर्म सर्ज आता है, साइक्लोन आता है, तो बहुत सारे लोगों को वहां से डिस्प्लेस हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो लोगों की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, उनके घर होते हैं, मकान होते हैं, एसेट्स होते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। एसेंशियल सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप हो जाता है, राइट। अब कम्युनिकेशन ही अगर ठप हो गया, सड़कें अगर टूट गई, तब रेस्क्यू भी नहीं कर पाओगे लोगों को।
रिलीफ ऑपरेशंस भी नहीं पहुंचा पाओगे, दवाइयां नहीं पहुंचा पाओगे, फूड नहीं पहुंचा पाओगे। तो एक समस्या दूसरी समस्या को डेफिनेटली लीड करती है, राइट। फ्लड वाटर की वजह से जो है कंटेमिनेशन हो जाता है सीवरेज का, वहां से जो पोल्यूटेंट्स है वो ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां, कोलरा, टाइफॉइड, डायरिया कॉमन से हो जाते हैं। फिर बाद में वहां पे मच्छर भी होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से डेंगू, चिकनगुनिया ये सब बढ़ जाते हैं। सोइल इरोजन तो ऑब्वियसली होता ही है। हमारे यहाँ पे 8 महीने साल के ड्राई कंडीशंस रहती हैं, 3 से 4 महीने मानसून के टाइम पे एकदम से बारिश होती है, तो ये सोइल बेचारी कहाँ जाएगी? तो सोइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सिर्फ उसी सीजन में नहीं बल्कि आने वाले समय में भी वो सोइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, राइट। तो ये, और लोगों के ऊपर जो साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्ट्रेस है, ट्रोमा, एंजाइटी, स्ट्रेस, है ना, पर्सनल बिलोंगिंग, किसी या डेथ हो जाए, उन सब चीज़ों को लेके तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। आप कल को सिविल सर्वेंट बनना चाहोगे तो आप प्रॉब्लम का पार्ट होने के हो थोड़ी ना होगे, आप सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहते हो। तो ड्रेनेज मास्टर प्लान बहुत ज़रूरी है। ड्रेन्स साल भर में भर जाती हैं तो इनको डीसिल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक सिटी के अंदर कुछ हाई एरियाज होते हैं, कुछ लो लाइंग एरियाज होते हैं। लो लाइंग एरिया ज़्यादा प्रोन होते हैं फ्लड के, तो आप इनको आइडेंटिफाई करिए ना कि कहाँ पे ज़्यादा फ्लड आती है। वो मैपिंग करना ज़रूरी है अपने एरिया का, माइक्रो मैपिंग करना ज़रूरी है, मैक्रो से काम नहीं चलेगा। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो थोड़ा ऐसा यूज़, बढ़िया वाला यूज़ किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, राइट। ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारी लेक्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं सिटीज़ वगैरह में, जिनके ऊपर एंक्रोचमेंट वगैरह हो गई है, ठीक है, उनको कंट्रोल किया जाए। ये सब चीज़ें होंगी। और रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे बेंगलुरु में बात करें तो वहाँ पे एकदम से अनप्लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उस तरह की चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह डेवलप किया जाए, तो तब जाके जो है वो बात बनेगी। तो ये कुछ सोल्यूशन है, कुछ इश्यूज हैं, कुछ इम्पैक्ट हैं। एग्जाम में इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो अनफॉर्चुनेटली 5 सोल्जर्स वर एक्चुअली दे डाइड इन शोक रिवर। तो शोक रिवर पे एक प्रैक्टिस चल रही थी, ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आया और 5 सोल्जर्स की अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डेथ हो गई। तो शोक रिवर को थोड़ा सा डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो एक तो अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट इंडस रिवर है, राइट, ये आपके लिए यहाँ पे देख सकते हो। और इंडस रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है शोक रिवर। आप यहाँ पे देखिए जरा, ये है शोक रिवर, इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है। शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा। तो ये थोड़ा अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, एग्जाम में इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो शोक है, नुब्रा है, ये इंडस की बेसिकली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि इंडस इस तरह से फ्लो कर रही है, तो ये राइट साइड में आती हैं। अब यहाँ पे गिलगिट देखिए, ये भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट। उसके अलावा आप यहाँ पे काबुल देखिए, ये भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जिनमें से शोक एक है। तो शोक के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नुब्रा रिवर के साथ साथ जो है ये फ्लो करती है, सियाचिन ग्लेशियर से जो है ये ओरिजिनेट होती है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पे पेलियोलिथिक फोल्ट लाइन भी पाई जाती है, मतलब जब हिमालय बना था, हम तिब्बतन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रहे हैं उस केस टाइम पे, यहाँ पे जब जो हमारी टैथिस सी वाली जो ओशियन प्लेट हुआ करती थी, वो जब यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही थी, तो कुछ फोल्ट लाइन यहाँ पे क्रिएट हुई हैं, और उन फोल्ट लाइन के अंदर से ही शोक रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। शोक रिवर को, तिब्बत की अगर बात करें तो वहाँ पे इसको ग्रेवल स्प्रेडर बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे 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 पत्थर जो है ये रिवर अपने साथ लेके आती है फ्लडिंग के टाइम पे। हालांकि अ, थोड़ा इसके नाम के साथ शोक का मतलब रिवर ऑफ डेथ भी होता है। हालांकि ये नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको रिवर ऑफ डेथ बोला जाए, बट फिर भी लोग बोल देते हैं। लोकल कल्चर में इसका काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस होता है। तो थोड़ा सा शोक रिवर के बारे में आपको इतना ही आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में पर्टिकुलर इतनी स्मॉल रिवर्स के बारे में सवाल हार्डली आता है, लेकिन हाँ, अगर वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज पूछेगा आपसे, राइट बैंक लेफ्ट बैंक, तो वहां पे शोक रिवर आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि शोक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राइट बैंक है, लेफ्ट बैंक है, नुब्रा का क्या रिलेशन है इसके साथ। उस तरह के सवाल एग्जाम में वो ड्रेनेज सिस्टम से पूछता है। चलिए आगे बढ़े। तो क्या एजुकेशन को स्टेट लिस्ट के अंदर होना चाहिए, या सेंट्रल लिस्ट के अंदर होना चाहिए, या कंकरेंट लिस्ट के अंदर होना चाहिए? राइट नाउ एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। मतलब ये स्टेट और सेंटर, यूनियन
दोनों ही इसको लेके कानून बना सकती हैं। ये होता है कंकरेंट का मतलब। और अगर किसी एक टॉपिक पे यूनियन ने कानून बनाया है, तो यूनियन का कानून जो है वो स्टेट वाले लॉज के ऊपर होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंकरेंट लिस्ट। अब इनकी बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश में काफी गड़बड़ हो रही है। नीट का पेपर लीक हुआ भैया, नेट का पेपर लीक हो गया, उसके अलावा सीएसआईआर नेट का पेपर पोस्टपोन कर दिया गया, नीट पीजी का पेपर आपने पोस्टपोन कर दिया। तो बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो आप? आपकी खुद की एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस इतनी वीक हैं कि वो एक पेपर तक नहीं करवा पा रही हैं, कोई पेपर नहीं करवा रही हैं। राइट, तो ये समस्याएं हैं। तो क्या एजुकेशन को दोबारा से स्टेट लिस्ट में डाल देना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा हिस्ट्री में जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो एक फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया में बनाया गया, जिसमें कुछ पावर्स जो है वो यूनियन के पास होंगी, कुछ पावर जो है वो प्रोविंसेस उस समय बोला करते थे, आजकल इसको स्टेट्स बोलते हैं, उनके पास हुआ करती थी। एजुकेशन को प्रोविंशियल कंट्रोल में रखा गया था, मतलब स्टेट में रखा गया था। तो जब देश को आज़ादी मिली उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में ही रख दिया। तब से वो चला आ रहा था। लेकिन फिर आई इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जी ने जिसको किया था। तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के टाइम पे स्वर्ण सिंह कमेटी एक बनाई गई थी, जिसमें कुछ जो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस की बात वो कही गई थी। स्वर्ण सिंह की कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट के अंदर डालने का रिकमेंडेशन दिया। हालांकि स्वर्ण सिंह ने इसके लिए कोई ठोस सबूत, कोई रैशनल नहीं दिया कि क्यों करना चाहिए। ऐसा कोई उन्होंने बहुत अच्छे रीजंस नहीं बताए। तो उसके बाद 42nd अमेंडमेंट किया गया 1976 के अंदर, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत सारे चेंजेस हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय, और इसको शिफ्ट कर दिया गया यहाँ पे 76 में। फिर 74 में बाद में जब जनता गवर्नमेंट आई इंदिरा गांधी की सरकार की हार के बाद, तब सरकार ने, जनता पार्टी ने कोशिश किया कि एजुकेशन को दोबारा से स्टेट लिस्ट में डाल दिया जाए। वो कानून भी ले के आए, लोकसभा में पास भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास ही नहीं हो पाया। तो उस तब से लेके अभी तक एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। दूसरे देशों में क्या है, तो हम तो उन्हीं कंट्री का एग्जांपल देखेंगे जहां पे फेडरल सिस्टम मोर और लेस फॉलो होता है। अमेरिका में मोर और लेस जो वहां की प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके अंडर में आता है एजुकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत फाइनेंस वगैरह का देखती है। तो एजुकेशन जो वहाँ पे टेस्ट करवाने होते हैं, जो सिलेबस होता है, जो वो काम लगभग लगभग वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करती है। कनाडा के अंदर तो कंप्लीटली जो प्रोविंस होते हैं उन्हीं का सब कुछ जिम्मेदारी होता है, स्टेट सेंटर का वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। जर्मनी में भी ऐसा ही है, स्टेट्स कंट्रोल करते हैं एजुकेशन को, उन्हीं के हाथ में है। साउथ अफ्रीका में दो डिपार्टमेंट होते हैं यूनियन में, जो कि काम करते हैं, और यही दो डिपार्टमेंट बाद में हेल्प करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की। इंडिया वाला सिस्टम कहीं पे नहीं है। अब एजुकेशन को सेंटर के अंदर डाला गया, क्यों डाला गया, इसके लिए कुछ कुछ आर्गुमेंट यहाँ पे डेफिनेटली हो सकते हैं। एक आर्गुमेंट यहाँ पे ये होता है कि भाई जो स्टेट हैं, यहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा करप्शन। ठीक है, एजुकेशन में करप्शन ज़्यादा होता है, धांधली बहुत होती है। तो इसी वजह से सेंटर के अंडर में अगर चीज़ें हों तो शायद थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है। हालांकि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये पता चलता है कि सेंटर भी कोई खास काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा स्टेट्स की कैपेसिटी लिमिटेड है, खासकर फाइनेंशियल कैपेसिटीज। राइट, तो उनको इसलिए सेंटर पे डिपेंड रहना पड़ता है। सेंटर अगर एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखता है तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी आती है देश भर में, है ना। ये तो बात है कि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी आती है। लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि देश इतना डाइवर्स है, आप एक ही चीज पूरे देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते। हर स्टेट्स की नीड्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस अलग अलग हैं। तो इसलिए चाहिए कि वो खुद ऑटोनॉमी उनको मिले और अपने एजुकेशन को अपने हिसाब से करें। बजट कंस्ट्रेंट्स तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे है ही। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब स्टेट के अंडर में एजुकेशन ले लिया गया है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, तो क्या चीजें इंप्रूव हुई हैं? व्हाट इज द स्टेटस? स्टेटस देखिए ये बनता है
आज भी कंकरेंट लिस्ट में होने के बावजूद भी जो 85% एक्सपेंडिचर होता है एजुकेशन पे, वो आज भी स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। सिर्फ 15% सेंटर के द्वारा किया जाता है। तो कंकरेंट लिस्ट में आने का मतलब ये तो नहीं है कि सेंटर ही सारी हेल्प कर रही है, right? तो ये इश्यूज हैं हमारे यहाँ पे कुछ। तो क्या दोबारा से एजुकेशन को स्टेट के अंदर लिया जाए? आर्टिकल कहता है ऐसा नहीं है कि सारी को स्टेट के अंदर ले लिया जाए तो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑब्वियसली स्टेट के ऊपर कैपेसिटी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजें डेफिनेटली स्टेट्स के पास आनी चाहिए, जैसे सिलेबस, टेस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब स्टेट्स के पास आनी चाहिए। क्योंकि हर स्टेट्स की नीड अलग अलग है, वो अपने हिसाब से करें उस चीज़ को। हालांकि जो फाइनेंस चीज़ें वाली चीज़ें हैं वो सेंटर रख सकता है। हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके उनको रेगुलेट करना, जैसे यूजीसी, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है हमारे पास है, ये सब कर सकती हैं। तो ये ये आर्टिकल ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से स्टेट के अंदर में चला जाए। आर्टिकल ये कहता है कि स्टेट्स को ज्यादा पावर दे दी जाए, सेंटर भी कुछ कुछ रखे, खासकर रेगुलेशंस वगैरह, ताकि करप्शन कम हो सके। लेकिन दोबारा से स्टेट्स को ऑटोनॉमी देना जरूरी है। देखिए, अगर सेंटर इस तरह का अच्छा काम कर रहा होता तो कोई ये बातें नहीं बोलता, है ना। सेंटर खुद नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, हर पेपर लीक होता है। अब ऐसी बात नहीं कि स्टेट्स में पेपर लीक नहीं होते हैं, जो पेपर स्टेट करवाता है वो भी भयंकर लीक होते हैं। तो पेपर लीक वाली समस्या सीधी सीधी करप्शन की है। एक तो हमारे यहाँ पे करप्शन ऑब्वियस रीजन से होता ही है, उसके अलावा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ भी नहीं है करप्शन को लेके। अब पेपर लीक को लेके अभी लेके आए हैं, लेकिन समस्या फिर वो इम्प्लीमेंटेशन वाले भी है। दो चार लोगों को सजा होगी पेपर लीकेज में 10-20 साल की, तो फिर थोड़ा सा आई थिंक ठीक ठाक यहाँ पे मामला बन जाएगा। चलिए, मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस ड्यू टू द अमीबिक इन्फेक्शन क्लेम 2 लाइव्स इन केरला। तो अनफॉर्चुनेटली केरला में एक 5 साल की बच्ची, एक 3 साल की बच्ची, 13 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल थी, उनकी डेथ हुई बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन। और एक 12 साल का लड़का है अभी बेचारा, वो अभी हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है, और बहुत ही कम चांसेस हैं कि रिकवरी हो जाए। तो ये अनहाइजीनिक कंडीशन, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर की वजह से ये अमीबा जो है वो आपकी बॉडी में एंट्री करता है, और उसके बाद फिर आपके ब्रेन को खाना शुरू कर देता है। तो ये अमीबा है जिसका नाम है नेग्लेरिया फ्लावरी। ठीक है, याद रखना है आपने, नेग्लेरिया फ्लावरी इसका नाम है। ये एक फ्री लिविंग अमीबिया है, सिंगल सेलुलर है। ओके। आपकी बॉडी में जब ये पानी से एंट्री करता है, तो जैसे आप स्विमिंग करने जाते हैं, कपड़े धोने जाते हैं, नहाने जाते हैं, तो ये पानी में हो सकता है और आपकी बॉडी में कई बार एंट्री कर जाता है, और उसकी वजह से होता है इन्फेक्शन। तो वोम फ्रेश वाटर इवन सोयल से भी हो सकता है ना। आपकी नोज में एंट्री करता है, यूजली ये नोज के थ्रू आपके ब्रेन तक जा सकता है, और फिर ये धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स को कंज्यूम करने लगता है, और धीरे 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 शुरुआत में आपको चक्कर वगैरह आने लगेंगे, हेडेक होने लगेगा, फीवर होने लगेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा, हेलुसिनेशंस आने लगेंगे, और 1 से लेके 18 डेज के अंदर डेथ हो जाती है। और मोस्टली केसेस में अनफॉर्चुनेटली इससे डेथ होती है, लोग कोमा में चले जाते हैं, कोमा के बाद डेथ हो जाती है। इसकी कोई खास हमारे पास ट्रीटमेंट है नहीं, अब तक कोई कहीं दवाइयाँ बनी नहीं है। हम लोग सिर्फ थोड़ा सिम्टम्स को देखते हैं, कुछ दवाइयां हैं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में जो है पता होना चाहिए। ये एक नॉन कम्युनिकेबल है, हालांकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है टच वगैरह से। ये थोड़ी इसके बारे में अच्छी बात है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में पहली बार ये केस आया है। कई साल से ये इंडिया में केस आ ही रहे हैं, लेकिन कम केस आया करते थे, एक आध केस रेयरली यहाँ से वहाँ। तो 2019 बेस में एक केस आया था, 2020 में भी एक काजीखोड़े में केस था, 2022 में थिसूर में केस आया था, 2003 में आलापुजा में केस आया था। तो केरला वाले रीजन से थोड़े ज़्यादा ही केसेस आते हैं ये। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कोस्टल सिटी है, ओशन वाटर जो है वो एंट्री कर जाता है, कई सारी वहाँ पे बैक चैनल वाटर्स हैं, उन सब, और फिर अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये होता है। चलिए, एडिटोरियल आज हायर एजुकेशन के बारे में बात करता है, और हायर एजुकेशन का भी वही हाल है जो लोअर एजुकेशन का है, राइट। अनप्रेसिडेंटेड डिलेज जो होते हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं, है ना। एनटीए ने अभी पेपरों को पोस्टपोन कर दिया। इवन जो सीयूटी टेस्ट होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, इनकी वजह से एडमिशन 8 से 9 महीने डिले हो चुका है इस बार। और पीएचडी एडमिशन्स के लिए पहले सीयूटी को प्लान किया गया, फिर उन्होंने कहा भैया हम लोग ये
पीएचडी के लिए नहीं करवाएंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करवाएंगे। तो यूनिवर्सिटी जो है अनप्रिपेयर्ड थी। जेएनयू का यहाँ पे पर्टिकुलर केस है। जेएनयू पीएचडी वगैरह में एडमिशन के लिए खुद का एडमिशन करवा, खुद का टेस्ट करवाया करता है, खुद का टेस्ट करवाता है, और हमेशा से करवा रहा है आज तक। जेएनयू में जब से बनी है, टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया की, कभी भी पेपर लीक का केस नहीं हुआ, कभी भी डिले का केस नहीं हुआ। हमेशा वहां पे एडमिशन 14 अगस्त से पहले हो जाया करते थे। इस बार एनटीए ने चीजें अपने हाथ में ली, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाल दिए, जो बहुत बड़ा डैमेज हो गया, और 8 महीने एडमिशन्स डिले हो गए। ये इश्यूज भयंकर चल रहे हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस, फिर उसके बाद एनटीए की गाइडलाइंस, किसी के बीच में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। जो जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी थी, जिन्होंने बहुत रेपुटेशन अपनी बनाई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन करने के बावजूद भी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। एडमिशन या तो डिले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं, सेशंस को शॉर्ट कट कर दिया जाता है। वो सब चीज़ें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हो रही हैं। तो हायर एजुकेशन का सिर्फ इंडिया में ये हाल है, लेकिन बाहर क्या चल रहा है हायर एजुकेशन को लेकर, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे फाइनेंस का बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप पीएचडी करने जा रहे हो, मान लो आप एक रिसर्चर हो, अपनी रिसर्च के द्वारा समाज में कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आओगे। आप वहां पे मनी के लिए नहीं जा रहे हो। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि यू आर नॉट गोइंग फॉर करियर, यू आर बेसिकली गोइंग फॉर द रिसर्च, जो पहले नहीं हुई है। राइट। अब देखिए, नॉर्डिक यूनिवर्सिटीज कंट्रीज जो हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पे हायर एजुकेशन फ्री है। फ्री फ्री फ्री। तो जब फ्री होगी ना चीजें, तो आप रिसर्च के लिए जाओगे, आप करियर के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन पे खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, ट्यूशन का बर्डन इतनी वजह होने की वजह से आपको जब डिग्री मिलती है, तो आप करियर चूज करोगे ना, क्योंकि आपको वो पैसा भी तो पूरा करना है, वो कंपनसेट भी तो करना है। एजुकेशन लोन लिया जाता है। अगर आप बोलोगे मैं तो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग के लिए कर रहा हूँ, तो एजुकेशन लोन कौन चुकाएगा? राइट। तो इन कंट्रीज में जब ये फ्री होती है हायर एजुकेशन, तो लोग एक्चुअली जेन्युइनली रिसर्च में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पीछे बर्डन नहीं होता है कि तुम्हें ट्यूशन फीस देनी है। राइट। थोड़े समय पहले तक जो ओवरसीज स्टूडेंट होते थे इन कंट्रीज में, वो भी फ्री ही मिलती थी जिनको एजुकेशन। अब तो खैर उनको थोड़ा फीस चार्ज की जाती है। फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, जर्मनी वगैरह में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए आज भी कोई फीस नहीं है। आप जाइए, एडमिशन लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करिए, क्योंकि आइडिया ये है, फॉलो ड्रीम्स नॉट मनी। उसके अलावा जेंडर इक्वालिटी वहां पे देखी जाती है। और ये देखिए, ये जो कंट्री है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा टॉप पे रहते हैं। बर्डन नहीं है ना, लाखों रुपए का कर्जा नहीं है ना सर के ऊपर एजुकेशन का। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ऊपर से कर्जा है, अनएम्प्लॉयमेंट है का। और तो ये देखिए ना, इंडिया में पीएचडी वाला एक आदमी पियून की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी? दिस इज अ रियलिटी। ऐसा होता है। एक मैमटेक स्टूडेंट एक ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, लाखों रुपए खर्चा करने के बाद। ये है हमारे यहाँ की सच्चाई, अनफॉर्चुनेटली। क्वालिटी वाली इशू है, पैसे वाला इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, वो सब चीजें मिलके कचरा बना दिया बेसिकली पूरे का पूरा। तो क्या हो सकता है? यूनिवर्सिटीज नीड फंड्स फॉर द एजुकेशन एंड रिसर्च। एजुकेशन इज अ नोबल सर्विस। हाँ, हालांकि थियोरिटिकली तो यही माना जाता है कि एजुकेशन एक नोबल सर्विस है, इसमें भी ये प्रॉफिट के लिए होता नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, तो लगता तो नहीं कि नॉन प्रॉफिट होता है। कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्कूल हैं, बच्चे इन्हीं स्कूल में पढ़ते हैं, फिर इन्हीं के कॉलेज भी हैं, यहीं पे एडमिशन लेते हैं। थोड़ी बहुत इनकी फैक्ट्रीज भी हैं, दो चार बच्चों को यहाँ पे जॉब भी मिल जाती है। तो वो बच्चा जब से पैदा हुआ बेचारा इन्हीं के चक्कर में घूम के रह गया। तो पूरा सर्कल ऐसा बन गया है। तो जब स्टूडेंट का फोकस एजुकेशन लाखों रुपए पे करता है, तो वो डिग्री लर्निंग के लिए नहीं कर रहा है, अर्निंग के लिए कर रहा है। ये है समस्या हमारे यहाँ पे।
राइट। तो कॉर्पोरेट्स, जनरस एलुमनाई, पीपल एट लार्ज कैन जॉइन द क्रिएट स्ट्रॉन्ग फिलेंथ्रोपिक सब। हमारे देश में ये भी बहुत कम है। कुछ आईआईटीज को छोड़ दिया जाए, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे ना, वहाँ ऑक्सफोर्ड वगैरह इन सभी में, तो वहाँ के जो पुराने पास आउट जो एलुमनाइज होते हैं, वो करोड़ों रुपए का डोनेशन देते हैं इन यूनिवर्सिटीज को। तो जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली काफी इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। अपनी खुद की पॉलिसीज बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लैब कर सकते हैं, है ना, रिसर्च वगैरह वो सब कर। तो नोबेल laureate वहां से निकलते हैं ना, नोबेल प्राइज वाले लोग, क्योंकि उनके पास पैसा इतना ज्यादा है। कॉर्पोरेट्स उनको पैसा देते हैं। हमारे यहाँ पे तो कॉर्पोरेट्स को डिस्करेज किया जाता है यूनिवर्सिटीज को पैसा देने में, वहां पे एनकरेज किया जाता है। ठीक है। तो ये जो फिलेंथ्रोपिक डोनेशंस होती हैं यहाँ पे हायर एजुकेशन में, वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। यहाँ पे रिसर्च टैक्स फ्री होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो एक छोटा सा टॉपिक है कि जो ट्यूशन फीस चार्ज की जाती है बहुत ज्यादा कॉलेजेस के द्वारा, उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। तो प्रोज तो बहुत ज्यादा हैं। स्टूडेंट का डेट कम हो जाता है ना। इम्प्रूव्ड कॉलेज एजुकेशन रेट्स, जब किसी को पता है कि मुझे हायर एजुकेशन फ्री में मिल रही है, तो वो रिसर्च करेगा रादर देन वो जॉब करेगा, है ना। मोर फ्रीडम टू चूज अ मेजर यू एंजॉय। आप उस कोर्स में एडमिशन लोगे जहां, जो हम जिसमें आप जाना चाहते हो। आप उस कोर्स में एडमिशन नहीं लोगे जहाँ पे सब भीड़ चाल जा रहे हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को आर्ट्स पढ़नी है, लेकिन आर्ट्स में जॉब्स नहीं है, तो वो उसको मजबूरी में इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ रही है, लाखों रुपए खर्चा करके। मजबूरी ही है ये, और क्या है, क्योंकि यहाँ पे ही जॉब्स हैं थोड़ी बहुत। तो अगर फ्री में एजुकेशन आपको मिल रहा है, तो आप ये भी चूज कर सकते हो, ये भी चूज कर सकते हो, इंटरेस्ट के हिसाब से, फोर्स के हिसाब से नहीं। और ज्यादा लोग कॉलेज में जाएंगे, पढ़े लिखे लोग निकलेंगे देश में से, है ना। हालांकि इससे टैक्स बर्डन सरकार का डेफिनेटली बढ़ता है। ठीक है। कॉलेज माइट नॉट सीम एज इम्पोर्टेंट। जब चीजें फ्री ही मिल रही हैं, तो लोगों की नजर में कभी कभी उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। ठीक है। कई बार ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो यंग लोग हैं, अगर आप उनका एजुकेशन वगैरह फ्री दोगे, तो उनको पैसे की वैल्यू ही नहीं पता चलेगी। ठीक है। ज्यादा कॉलेज लोग जाएंगे तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, उतनी फैकल्टीज लानी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, तो ये भी एक बर्डन ही है कहीं ना कहीं। और ये बर्डन आप तभी सोकअप कर सकते हो जब आपके पास फाइनेंस होंगे। तो एक तरफ से फाइनेंस भी नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ से बर्डन भी बढ़ रहा है। ये कुछ इश्यूज हमारे यहाँ पे हैं। तो ये चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। सॉल्यूशन एक ढूंढना पड़ेगा जरूर इस चीज़ का। तो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।